हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई एम संजय भटनागर दिस साइड। आई वेलकम यू टू माय चैनल इकोनॉमिक्स बाय संजय भटनागर। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और मेरे सारे वीडियोस को आप शुरू से एक बार प्लीज़ ध्यान से देखो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मैं जो आज का टॉपिक आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। पहले एक्सेस डिमांड। भाई हम लोगों ने अभी तक करा था कि जब भी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होती है तो एएस और एडी बराबर होता है। तो हमने वाई एक्सिस ले लिया, ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व है विच इज ऑलवेज विल ऑलवेज बी अ 45 डिग्री लाइन। ये हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व है। एडी के चार कंपोनेंट्स होते हैं, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अब इकोनॉमी यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। ध्यान रखिएगा, फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जब इकोनॉमी के जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितना भी मैन पावर है, फुली एम्प्लॉयड है। मतलब अब इकोनॉमी चाहे भी तो आउटपुट नहीं बढ़ा सकती। एडी एएस कर को ईएफ पे काट रहा है। ईएफ स्टैंड्स फॉर इक्विलिब्रियम एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम। जब हम नीचे लाइन खींचेंगे ये हो जाएगा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। इसको हम इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। अब इकोनॉमी में क्या हुआ कि किसी भी रीज़न की वजह से एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई। रीजंस में आपको बातें बताऊंगा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से डिमांड बढ़ती है। हम अभी एज्यूम करें कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई। सो जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड कब एडी से शिफ्ट होकर ऊपर हो जाएगा एडी1। अब हमारा एग्रीगेट डिमांड कब हो गया? एडी1। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे कि इकोनॉमी का जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो होना चाहिए ई1, लेकिन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इवन और ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम सिचुएशन नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी इकोनॉमी ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट पर है। मतलब हम कितना भी कोशिश करें इसके बाद हम आउटपुट नहीं बढ़ा सकते क्योंकि सारे रिसोर्सेज फुल्ली यूज़ हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली क्या होगा, जब डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई बढ़ नहीं सकती तो उसका सीधा इम्पैक्ट प्राइस पर आएगा और हमारे प्राइसेस उतना ही रेशो में बढ़ जाएंगे जिस रेशो में एग्रीगेट डिमांड बढ़ी है, एडी से बढ़ के एडी1। तो ये जो प्राइस पे इफेक्ट आता है इसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप और एक्सेस डिमांड। इसको हम एक्सेस डिमांड भी बोलते हैं। कि बच्चों इसका मतलब है कि अगर हम एक्सेस डिमांड को डिफाइन करते हैं तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, इट कैन बी डिफाइंड एज व्हेन एग्रीगेट डिमांड is more than the level of aggregate demand required to maintain full employment level of output। जो अभी हमने डायग्राम में करा है AD1 जो है वो हमारा ये वाला डिमांड हो गया विच इज़ मोर देन द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड। जो AD वाला लाइन था, AD वाला कर्व था, वो हमारा एक्चुअल लेवल ऑफ डिमांड है। सो अगर AD1 विच इज़ द डिमांड more than the level of aggregate demand which is required to maintain full employment level of output, it would lead to inflation और excess demand। अब एग्रीगेट डिमांड बढ़ने के कई सारे रीजंस हो सकते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स हमने पढ़े थे, सी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स। अगर हम इस सी को थोड़ा एलैबोरेट करके लिखते हैं तो हो जाएगा सी बार प्लस बी वाई प्लस आई के ऊपर बार लगा हुआ है क्योंकि हमने इस आई को ऑटोनॉमस माना था। जी स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। अब भाई इन फैक्टर्स में चेंज आने से डिमांड पे कैसे फ़र्क पड़ता है? सपोज हम एज्यूम करते हैं कि हमारा ये जो बी है, एमपीसी है, ये बढ़ गया, इंक्रीज इन एमपीसी। एमपीसी होता है जब भी कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है, कंज्यूमर अपनी बढ़ी हुई इनकम का एक पार्ट कंजम्पशन पे खर्च करता है। तो अभी तक सपोज इनकम बढ़ी 100 रुपीज़, वो 40 रुपीज़ कंजम्पशन पे खर्च कर रहा है। लेकिन अगर एमपीसी बढ़ गया, मतलब इस केस में हमारा एमपीसी था 0.40, अगर एमपीसी बढ़ गया 0.70 हो गया, इसका मतलब है अब इनकम अगर 100 रुपये बढ़ती है तो कंज्यूमर अपनी बढ़ी हुई इनकम का 70% 70 रुपीज़ कंजम्पशन पे खर्च करेगा। तो अगर एमपीसी बढ़ेगा तो हमारी एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी क्योंकि एमपीसी एग्रीगेट डिमांड के कॉम्पोनेंट है। सिमिलरली इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, सपोज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ गया, अगेन इन्वेस्टमेंट भी एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट है तो एग्रीगेट डिमांड का ऊपर शिफ्ट करेगा। थर्ड है इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सपोज इकोनॉमी में गवर्नमेंट ने ज़्यादा पैसा खर्च करना स्टार्ट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ बिल्डिंग ऑफ ब्रिजेस, स्कूल्स, कॉलेजेस, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जब इकोनॉमी में पैसा बढ़ेगा क्योंकि गवर्नमेंट ज़्यादा पैसा खर्च करे तो लोगों के हाथ में परचेजिंग पावर बढ़ेगी। जब परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो ऑब्वियसली डिमांड बढ़ेगी। अगला पॉइंट है इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स। भाई जब एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं, हम जब दूसरे देश के लोगों को ज़्यादा सामान बेच रहे हैं, इसका मतलब हमारी अर्निंग बढ़ जाएगी।
जब हमारी अर्निंग बढ़ जाएगी दैट मीन्स वी आर रिसीविंग मोर मनी, हमारे हाथ में पैसा ज़्यादा होगा तो हम ज़्यादा डिमांड करेंगे गुड्स का और हमारी एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। या फिर जो दूसरा पॉइंट है डिक्रीज इन इम्पोर्ट्स, जब हम बाहर के देश की से कोई भी चीज़ मंगाते हैं तो हम इंपोर्ट करते हैं, लेकिन उसके बदले में हमको पैसा देना पड़ता है। लेकिन अगर इंपोर्ट्स कम हो गए, मतलब अब हमारी जो आउटगोइंग पेमेंट से कम हो जाएंगी, तो इसका मतलब है इकोनॉमी में पैसा बच गया, तो वो पैसा हम इकोनॉमी में यूज़ करेंगे, इकोनॉमी में खर्च करेंगे। तो अगर इंपोर्ट्स कम हो जाते हैं इसका मतलब हमारी आउटगोइंग पेमेंट्स कम हो गई, हमारी एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। अगला पॉइंट आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रिडक्शन इन टैक्सेस। सपोज गवर्नमेंट ने टैक्सेस कम कर दी, भाई सपोज एक इंडिविजुअल 100 रुपये कमा रहा था और उसको 40 रुपीज़ टैक्स पे करना पड़ा था। गवर्नमेंट ने क्या करा, 40 की जगह पर 20 रुपीज़ टैक्स कर दिया। तो अब इंडिविजुअल के हाथ में कितना पैसा रह गया, पहले रहता था 16, जैसे ही टैक्सेस कम करे अब उसके पास रह गया 80 रुपीज़। सो 80 रुपीज़ इज द अमाउंट ऑफ मनी ही कैन स्पेंड ऑन द गुड, उसकी परचेजिंग पावर बढ़ गई। तो जब टैक्सेस कम होते हैं इंडिविजुअल्स की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है और एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है। एक और पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। भाई गवर्नमेंट जितना भी पैसा, सपोज गवर्नमेंट ने 100 रुपये अर्न करे पर गवर्नमेंट ने खर्चा कर दिया 200 रुपये का, अर्न कर रहे 100 रुपीज़, खर्चा करिए 200 रुपये, गवर्नमेंट हो गई -100 में। भाई गवर्नमेंट है, उसके पास मनी इशूइंग अथॉरिटी है, तो जब वो -100 में हो गए तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उतने अमाउंट की करेंसी इशू कर देगी। तो उसने क्या करा, नई करेंसी प्रिंट कर दी। तो जब गवर्नमेंट अपने डेफिसिट को कवर अप करने के लिए करेंसी इशू करती है तो इसको हम बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। व्हेन गवर्नमेंट इशूज करेंसी टू फाइनेंस इज डेफिसिट, इट्स कॉल्ड डेफिसिट फाइनेंसिंग। इसका मतलब है अब गवर्नमेंट करेंसी को प्रिंट करके इकोनॉमी में डाल रही है अपने खर्चे को पूरा करने के लिए। इसका मतलब इकोनॉमी में पैसा बढ़ जाएगा, जब पैसा बढ़ेगा तो लोगों के हाथ की परचेजिंग पावर बढ़ेगी और एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। जो अभी हमने पढ़ा कि एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने के मेन फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। एग्रीगेट डिमांड के जितने भी कंपोनेंट्स हैं अगर उनमें इंक्रीज होता है एक्सेप्ट इंपोर्ट्स तो एग्रीगेट डिमांड का बढ़ता है, एग्रीगेट डिमांड को ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा और इन्फ्लेशनरी गैप हो जाएगा। अगर इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पर ऑपरेट कर रही है और डिमांड बढ़े तो इन्फ्लेशनरी गैप हो जाएगा। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे कि इस एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने से इकोनॉमी में क्या इफेक्ट आता है। सबसे पहला इफेक्ट आएगा अफेक्ट ऑन आउटपुट। भाई मैंने आपको बताया कि इकोनॉमी इस पॉइंट पर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं वो फुली एम्प्लॉयड है। मतलब अगर डिमांड बढ़ती है एम्प्लॉयमेंट और आगे नहीं बढ़ सकता, जब एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ सकता तो आउटपुट नहीं बढ़ सकता। इसका मतलब है देयर विल बी नो अफेक्ट ऑन आउटपुट। जो अगला पॉइंट है अफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पर है इसको हम QF या YF भी लिखते हैं या EF भी लिखते हैं। इसको हम EF भी लिखते हैं या YF भी लिखते हैं। EF का मतलब है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट। तो अब डिमांड बढ़ी पर एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ सकता क्योंकि ऑल द फैक्टर्स आर फुली एम्प्लॉयड। जितने भी फैक्टर्स हैं वो ऑलरेडी फुली एम्प्लॉयड है। जो थर्ड पार्ट है दैट इज अफेक्ट ऑन जनरल प्राइस लेवल। भाई आउटपुट पे फर्क नहीं आ सकता, एम्प्लॉयमेंट में फ़र्क नहीं आ रहा। अब जो फ़र्क आता है वो आता है प्राइस पर, क्योंकि अगर डिमांड बढ़ती है इस पॉइंट के बाद अगर डिमांड बढ़ती है उसका सीधा इम्पैक्ट आता है इन्फ्लेशनरी कह पाएगा इकोनॉमी में। मार्केट में प्राइस बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि मार्केट में डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई कम है। सप्लाई में कोई चेंज नहीं आ रहा पर डिमांड लगातार बढ़ रही है तो उसका इम्पैक्ट प्राइस पर आएगा। ओके बच्चों, अब हम पढ़ रहे हैं डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड बेसिकली क्या होती है, जब भी इकोनॉमी का जो लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड है if it is less than the level of aggregate demand required to maintain full employment level of output, it will be called as deficient demand. ये जो 81 कर्व है ये deficient demand दिखाता है क्योंकि एग्रीगेट डिमांड जो फुल एम्प्लॉयमेंट को बनाने के लिए चाहिए थी उससे कम हो गया है। अब जब एग्रीगेट डिमांड कर्व नीचे शिफ्ट करेगा तो वो एग्रीगेट सप्लाई कर्व को E1 पर काट रहा है। फुल एम्प्लॉयमेंट पॉइंट से पहले कहीं एग्रीगेट सप्लाई कर्व को काट रहा है, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इसको हम बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। और ये जो अगर हम इसको नीचे लाइन खींचेंगे तो ये हो जाएगा अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट और अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे क्योंकि डिमांड सप्लाई से कम हो गई तो ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं डेफिशिएंट डिमांड और इसको हम डिफ्लेशनरी गैप भी बोलते हैं, डिफ्लेशनरी गैप। ये ध्यान रखिएगा, ये जो आपने बनाना है ये हमेशा आपको फुल एम्प्लॉयमेंट पॉइंट पर बनाना है,
तभी आप उसको सही तरीके से बता पाएंगे। जो अभी हमने पढ़ा डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, हमने डायग्राम की हेल्प से डेफिशिएंट डिमांड कैसे होती है वो बताया। अब कौन कौन से रीजंस हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि डेफिशिएंट डिमांड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब डिमांड की कम होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। भाई हमें मालूम है कि एग्रीगेट डिमांड को हम C + I + G + X - M लिखते हैं। अब हम C को C बार + BY भी लिख सकते हैं। I हमारा होता है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, सो I बार लगा दिया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अब अगर इनमें से कोई भी कंपोनेंट में फर्क आता है, कंपोनेंट कम होता है एक्सेप्ट इंपोर्ट, तो हमारी एग्रीगेट डिमांड कम होगी। कैसे? भाई सपोज रिडक्शन इन एमपीसी, हमारा जो बी है, मैंने आपको बता रखा है कि एमपीसी का मतलब होता है कि जब भी कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है, कंज्यूमर अपनी बढ़ी हुई इनकम का एक पार्ट कंजम्पशन पे खर्च करता है। लेकिन अगर वो अब एक कम पार्ट कंजम्पशन पे खर्च कर रहा है, इनकम बढ़ी, अब वो कम पार्ट कंजम्पशन पे खर्च कर रहा है, क्योंकि बी एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट, तो एग्रीगेट डिमांड भी कम होगी। सिमिलरली रिडक्शन इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, अगर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इकोनॉमी में कम होना स्टार्ट हो जाता है, जब इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, इसका मतलब है कि जो फर्म्स है वो कम पैसा खर्च कर रही है इन्वेस्टमेंट पे, तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो जाएगी। क्योंकि अब जब मनी सप्लाई कम होगी तो लोगों के हाथ में पैसा कम आएगा, तो एग्रीगेट डिमांड कम होगी। अगला पॉइंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट ने क्या करा, सपोज अभी तक गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रही थी इकोनॉमी में जब पैसा खर्च किया जाता है तो लोगों के हाथ में परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। जब परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो ज़्यादा डिमांड करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम कर दिया। जब एक्सपेंडिचर कम कर दिया तो क्या होगा कि लोगों के हाथ में पैसा कम आना स्टार्ट हो जाएगा। जब पैसा कम आएगा तो एग्रीगेट डिमांड कम होगी। अगला पॉइंट, रिडक्शन इन एक्सपोर्ट्स। भाई अभी तक हम एक्सपोर्ट्स कर रहे थे 100 रुपये का, हमारे पास 100 रुपये आए थे, अब हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो गए, अब हमारे एक्सपोर्ट डिक्लाइन करके 100 से 50 हो गए, 100 से 50 हो गए। तो अब इसका मतलब क्या हो गया, अब हमारे पास सिर्फ 50 रुपये आ रहे हैं। अगर हमारे पास कम पैसा आ रहा है तो ऑब्वियसली अब हम कम डिमांड करेंगे, कम डिमांड करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड कम होगी। अगला पॉइंट है इंक्रीज इन इंपोर्ट्स। भाई हम अब इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं। अभी तक हम सिर्फ 100 रुपये की गुड इंपोर्ट कर रहे थे, मतलब हमको जो भी सामान मंगा रहे थे उसके बदले में हमें 100 रुपये देना था। अब हमने क्या कर अपने इंपोर्ट्स बढ़ा दिए, 100 की जगह पे 200 रुपये कर दिए। जब हमने अपने इंपोर्ट्स बढ़ा दिए तो ऑब्वियसली हमारी आउटगोइंग पेमेंट्स बढ़ जाएगी। जब आउटगोइंग पेमेंट्स बढ़ जाएंगी तो इकोनॉमी में पैसा कम रह जाएगा तो हमारी एग्रीगेट डिमांड कम होगी। एंड एक और पॉइंट हम लिख सकते हैं, इंक्रीज इन टैक्सेस। सपोज गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए। अभी तक आप 100 रुपये कमाते थे, आपको सिर्फ 20 रुपये टैक्स पे करना पड़ता था, 80 रुपये आप अपनी मर्जी से खर्च कर सकते थे। गवर्नमेंट ने क्या करा, टैक्स बढ़ा के 20 से 40 या 50 कर दिया। जब गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ाती है तो इसका मतलब है आपके पास परचेजिंग पावर कम रह जाएगी। जब परचेजिंग पावर कम रह जाएगी तो आपकी एग्रीगेट डिमांड डिक्लाइन करेगी एंड आप इकोनॉमी में डेफिशिएंट डिमांड आ जाएगी। ओके बच्चों, अब हम डेफिशिएंट डिमांड का इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट आता है हम वो पढ़ रहे हैं। भाई ये हमारा डायग्राम है एग्रीगेट सप्लाई का, ये हमारा पहला वाला एग्रीगेट डिमांड है। अब जब एग्रीगेट डिमांड डिक्लाइन कर गया तो एग्रीगेट डिमांड का नीचे शिफ्ट होगा, 81 हो गया। अब वो इकोनॉमी को, ये हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट था। अब जो नीचे वाला एग्रीगेट डिमांड है वो इकोनॉमी को इस पॉइंट पे काट रहा है, इसको हम बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। और ये होता है हमारा अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, डिमांड के कम होने से आउटपुट पे क्या इफेक्ट आ रहा है कि पहले हम QF प्रोड्यूस करते थे, लेकिन अब हम OQ1 प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब हमारा आउटपुट डिक्लाइन कर गया। सो आउटपुट विल डिक्लाइन, अफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट। सेकेंड पॉइंट, अगर हम अभी तक QF आउटपुट प्रोड्यूस करते थे तो हमारी एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा थी, लेकिन जैसे ही आउटपुट कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली हमारे को लोग हटाने पड़ेंगे, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा या एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा। सो एम्प्लॉयमेंट विल डिक्लाइन। थर्ड पॉइंट है इफेक्ट ऑन जनरल प्राइस लेवल। जब मार्केट में डिमांड कम होती है तो ऑब्वियसली सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड लगातार कम हो रही है, तो उसका सीधा इम्पैक्ट प्राइस पर आएगा, जिसको हम डेफिशिएंट डिमांड की डिफ्लेशनरी क्या कहते हैं, मतलब प्राइस लेवल डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देगा इकोनॉमी में। और अगर इसको टाइम पर कंट्रोल नहीं करा गया तो इट मे बिकम वेरी सीरियस, इवन समटाइम्स इट मे लीड टू डिप्रेशन इन इकोनॉमी। बच्चों, एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड में जो लास्ट टॉपिक है वो है डिफरेंस इन बिटवीन एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। मैंने आपको पहले बता रखा है कि आपको जब भी डिफरेंसेस लिखने हैं आपको हमेशा टैबलेट फॉर्म में लिखने हैं, क्योंकि टीचर्स इसी फॉर्म को पसंद करते हैं। अगर आप पॉइंट्स में लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब सबसे पहले जो इसमें बेसिस है वो हमारा डेफिनेशन।
when aggregate demand is more than the aggregate demand required to maintain full employment level of output, it is called excess demand. It would lead to excess demand. Deficient demand, when aggregate demand is less, यहाँ पे more है, यहाँ पे less है, less than the level of aggregate demand required to maintain full employment level of output. जो इसका दूसरा पॉइंट है डिफरेंस का, वो है इम्पैक्ट ऑन प्राइस लेवल. अगर एग्रीगेट डिमांड नॉर्मल एग्रीगेट डिमांड से बढ़ती है आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट, तो उसका सीधा इम्पैक्ट प्राइस पर आता है. प्राइस विल राइज इन द सेम रेशियो इन विच एग्रीगेट डिमांड हैज गॉन अप. लेकिन डेफिशिएंट डिमांड के केस में जो प्राइस है वो डिक्लाइन करता है, तो इट वुड लीड टू डिफ्लेशनरी गैप. यहाँ पे था इट वुड लीड टू इन्फ्लेशनरी गैप. प्राइस बढ़ेंगे, यहाँ पे प्राइसेस गिरते हैं. थर्ड पॉइंट है इक्विलिब्रियम. भाई जो एक्सेस डिमांड है वहाँ पे एग्रीगेट डिमांड का ऊपर शिफ्ट करता है, तो दैट इंडिकेट्स ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम विच इज़ बेसिकली नॉट पॉसिबल, क्योंकि उसके बाद आउटपुट नहीं बढ़ सकता. लेकिन इस सिचुएशन में जब एग्रीगेट डिमांड कम होती है तो वो एग्रीगेट सप्लाई कर्व को फुल एम्प्लॉयमेंट पॉइंट से पहले काटती है, जहाँ पे जिसको हम बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम it would result into under employment equilibrium level of income. इनकम लेवल और आउटपुट लेवल भी कम हो जाएगा. जो अगला पॉइंट है रीजन. भाई अगर एग्रीगेट डिमांड के 4 मेन कॉम्पोनेंट्स थे C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M. इनमें से कोई भी कॉम्पोनेंट बढ़ता है एक्सेप्ट इम्पोर्ट्स, हमारी एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी. सिमिलरली अगर कोई भी कॉम्पोनेंट कम होता है एक्सेप्ट इम्पोर्ट्स, डेफिशिएंट डिमांड हो जाएगी. ठीक है. तो इम्पैक्ट ऑन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट में इसका कोई इफेक्ट नहीं आता, लेकिन यहाँ पर इफेक्ट आता है. आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट दोनों कम हो जाता है.